हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग फिजिक्स के अगले सीरीज में 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं फिजिक्स के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? पहला ऑप्शन पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी कैथोड किरण, ऑप्शन नंबर सी गामा बीटा किरण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये तीनों के तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो तीनों ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर क्वेश्चन, गामा किरण का नामकरण किसने किया? पहला ऑप्शन पॉल विलार्ड, ऑप्शन नंबर बी बैकुरल, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी A+B दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड। गामा किरण की नामांकन की बात कर रहा है तो आंसर होगा रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। जबकि गामा किरण की खोज की बात करें तो खोज करेंगे पॉल विलार्ड और बैकुरल, पॉल विलार्ड प्लस बैकुरल। खोज करेंगे पॉल विलार्ड और बैकुरल, जबकि नामांकन करेंगे रदरफोर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 78। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में से किस में विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है गामा किरण, ऑप्शन नंबर बी परावैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर सी अवरक्त किरण और ऑप्शन नंबर डी रेडियो तरंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गामा किरण, ऑप्शन नंबर ए गामा किरण। जबकि दोस्तों परावैंगनी किरण का प्रयोग कीमती पत्थर की जांच के लिए किया जाता है और बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी किया जाता है। परावैंगनी किरण का प्रयोग कीमती पत्थर का जांच करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। अवरक्त किरण का प्रयोग कोहरे में मतलब कुहासा में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। जबकि रेडियो तरंग का प्रयोग रेडियो में, टेलीविज़न में और टेलीफोन में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग चारों का देख लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता गामा किरण। तो गामा किरण का प्रयोग तो हम लोग करेंगे नाभिकीय अभिक्रिया में और रेडियो धर्मिता में, जबकि परावैंगनी किरण का हम लोग देख लिए, अवरक्त किरण का देख लिए और रेडियो तरंग का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, एस्कॉटिक विज्ञान संबंधित है। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन प्रकाश से, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि से, ऑप्शन नंबर सी जलवायु से, ऑप्शन नंबर डी धातु से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि से। ध्वनि से संबंधित है एकॉस्टिक विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, हाथी तथा व्हेल जैसे जानवर किस प्रकार के ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं? हाथी और व्हेल जैसे जानवर किस प्रकार के ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं? पहला ऑप्शन अपश्रव्य, दूसरा श्रव्य तरंग, ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का अपश्रव्य तरंग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में, थोड़ा सा तरंग के बारे में जानकारी लेते हैं। अपश्रव्य तरंग जो होता है, इसका जो परिसर है, आवृत्ति परिसर, वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से अपश्रव्य का 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जबकि आगे चलते हैं श्रव्य तरंग की ओर। ऑडिबल वॉइस जो होता है, वेव होता है, इसका तरंग परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 20 से
20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है श्रव्य तरंग का। और अल्ट्रासोनिक वेव का, यदि हम पराश्रव्य तरंग की बात करें अल्ट्रासोनिक का, तो अल्ट्रासोनिक वेव का आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो 20 हर्ट्ज से कम होगा अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और पराश्रव्य तरंग होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि पराश्रव्य तरंग के बारे में हम लोग जानते हैं, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जितना भी है ये सब क्या करता है, परावैंगनी तरंग उत्पन्न करता है, ठीक है, और उसे सुन भी सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, स्कंदन प्रक्रिया में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन पराश्रव्य का, ऑप्शन नंबर बी अवश्रव्य का, ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंग, और ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव्य तरंग का। स्कंदन के लिए पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और धातु के भीतर का दरार का पता लगाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। तो धातु के भीतर का दरार का पता लगाने के लिए, है ना, पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हम लोगों का फिजिक्स का छठा सीरीज है, 6। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो फिजिक्स का, जिसमें 15-15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उस सारे वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यदि आप अभी तक पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए। इस तरह से हम लोग 250 क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसका सीरीज चला रहे हैं। तो आप देखिए और अच्छा लगे तो शेयर भी किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 82। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है कितना? हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? पहला ऑप्शन 1213 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1483 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1269 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 1450 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1269 मीटर पर सेकेंड। जबकि हमसे पूछा जाए अल्कोहल में ध्वनि की चाल तो होगा 1213 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है। यदि लेकिन अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितना होगा? 1213 मीटर पर सेकेंड। एकदम इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन गलत करेगा जहाँ आपका सही होगा। 1483 की बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का, तो ये जल में ध्वनि की चाल होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो 1483 मीटर पर सेकेंड। जबकि 1450 की बात करें तो ये पारा में ध्वनि की चाल होता है। 1450 क्या होता है? पारा में ध्वनि की चाल। तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे। अल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड, 1450 तो पारा में ध्वनि की चाल। जबकि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1269 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो चलिए देखते हैं। प्रतिध्वनि इको और सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 16.6 मीटर, लगभग 17 मीटर हम कह सकते हैं, 1660 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी A+B दोनों। तो सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी A+B। ओहो, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, नन नहीं, यहाँ पे हो जाएगा A+B दोनों, और यही सही भी आंसर होगा A+B दोनों, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम ही लिखा हुआ है, 16.6 मीटर या 1660 सेंटीमीटर, एक ही बात हुई। जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इको के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.6 और 1600 या 1660 सेंटीमीटर का है, कोई भी तो चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, A+B दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, किसमें किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन डेसिबल में, ऑप्शन नंबर बी कैलिपर्स में, यहाँ पे कैलिपर्स लिखा है, कैलिपर्स होगा, कैलिपर्स में। जबकि ऑप्शन नंबर सी बाइनोक्यूलर में, ऑप्शन नंबर डी अनीमोमीटर में। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता हम लोग किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। जबकि कैलिपर्स से क्या करते हैं, तो वस्तु की मोटाई का पता करते हैं, वस्तु की मोटाई का पता करते हैं कैलिपर्स में, वस्तु की मोटाई, वस्तु की मोटाई का पता करते हैं कैलिपर्स से। जबकि बाइनोक्यूलर से दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाइनोक्यूलर का उपयोग क्या करते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं। और एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति को ज्ञात करने में करते हैं, हवा की शक्ति को ज्ञात करने के लिए, हवा की शक्ति को, हवा की शक्ति को ज्ञात करने के लिए अनीमोमीटर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। WHO के अनुसार मानव की सर्वोत्तम ध्वनि होती है 45 डेसिबल, 130 डेसिबल, 85 डेसिबल, 150 डेसिबल। तो WHO के अनुसार मानव की सर्वोत्तम ध्वनि कितनी होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 डेसिबल। 45 डेसिबल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जबकि 130 डेसिबल की जब बात करते हैं तो मनुष्य अधिकतम सुन सकता है 130 डेसिबल तक। अधिकतम कितने डेसिबल तक सुन सकता है? अधिकतम सुन सकता है मनुष्य 130 डेसिबल तक, ठीक है, ध्यान रखना है। जबकि 85 डेसिबल, 85 डेसिबल से अधिक पर मनुष्य बहरा हो सकता है। 85 जब हम कहते हैं 85 डेसिबल, तो इसमें क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा होने पर मनुष्य बहरा हो सकता है। जबकि 150 तो मनुष्य पागल हो सकता है। 150 डेसिबल जब सुनेगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा, पागल हो सकता है। जैसे कि आप लोग कभी कभी गाना सुनते हैं तो क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं, पागल हो सकता है। तो पागल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 150 से ज़्यादा डेसिबल पे सुनिएगा तो पागल ही हो जाएगा ना। और 130 पे तो आप बहुत ज़्यादा हो गया। 85 में आप क्या हो सकते हैं, आपका दिमाग घूम सकता है ना, आप बहरा हो सकते हैं, बहिर हो सकते हैं, इसलिए कम पे सुना कीजिए। तो सर्वोत्तम ध्वनि क्या होती है सुनने के लिए, 45 डेसिबल पे सुना कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रैक्टर कितना डेसिबल तीव्रता की आवाज़ उत्पन्न करता है? ट्रैक्टर जो है कितना डेसिबल आवाज़ उत्पन्न करता है? तो चलिए ध्यान देंगे। ट्रक हो या ट्रैक्टर हो। पहला ऑप्शन है 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी 50 से 60 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी 90 से 100 डेसिबल, और ऑप्शन नंबर डी 180 डेसिबल। यहाँ पे नन है, चलिए तो नन लिखेंगे, 180 हम तो बोल दिए थे, चलिए नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 100 डेसिबल तक। ट्रक या ट्रैक्टर जो है वो 90 से 100 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता वाला आवाज़ उत्पन्न करता है।
30 से 40 तो समान बातचीत, जो 30 से 40 डेसिबल में होता है, जो हम लोग समान बातचीत करते हैं उसका इतना होता है। समान बातचीत में 30 से 40 डेसिबल, ठीक है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो 30 से 40। 50 से 60 डेसिबल तो जोर से बातचीत, मतलब जब कभी आपको हम डांटते हैं, जब कोई चिल्लाता है तो जोर से बातचीत करता है। जैसे आपके अगल बगल में लड़ाई होता होगा, आप कभी किसी से लड़ते होंगे तो कितने में आप बात करते होंगे? 50 से 60 डेसिबल में। और ट्रक या ट्रैक्टर जब आपके पास हॉर्न मारता होगा, आवाज़ उत्पन्न करता है, तो 90 से 100 डेसिबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हम जो 180 डेसिबल की बात किए थे, तो 180 डेसिबल मिसाइल का होता है, मिसाइल के लिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये जो भी वीडियो आपको दिया जाता है, इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से, और अपना यूट्यूब चैनल तो मार्गदर्शन बाय रविकांत सर है। यदि आप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको कोई हेल्प मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, और डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो, और सारे सीक्वेंस, सारी सीरीज को देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आपके एग्जाम में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो खुद भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है, सोनार में NA का क्या अभिप्राय है? NA से क्या मतलब होता है? सोनार जो हम लिखते हैं, इसमें NA का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन नेशनल, ऑप्शन नंबर बी नेविगेशन, ऑप्शन नंबर सी नेटिविटी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो सही आंसर होगा, सोनार में जो NA है लास्ट का, वो नेविगेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है? नेविगेशन को। सोनार का NA किसको दिखाता है? नेविगेशन को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। हालांकि सोनार का मतलब होता है साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, है ना। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, आर से रैंकिंग, ठीक ना, ये ध्यान रखना, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? देखिए, हर एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। कभी स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम इकाई क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, कभी स्पष्ट सुनाई दे लेकिन न्यूनतम डिस्टेंस क्या होगा। और इस समय पूछता है आपसे, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 1/10 सेकेंड के बराबर, 1/10 सेकेंड से कम, ऑप्शन नंबर सी 1/10 सेकेंड से अधिक, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो सही आंसर होगा 1/10 सेकेंड से अधिक। सही आंसर होगा 1/10 सेकेंड से अधिक। कोई भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो मूल आवाज़ है और प्रतिध्वनि के बीच समय जो है वो 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए, तभी आपको सुनाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सेशन। और जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, या इतना इम्पॉर्टेंट है जो निश्चित रूप से आगे आपके किसी एग्ज़ाम में आएगा, और आपको कहीं ना कहीं ये भी पता चला होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 89, 89 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करता है। जो ध्वनि की वो क्या, कौन सी विशेषता है जो एक मादा की ध्वनि को नर ध्वनि से क्या करता है? अलग करता है। एक फीमेल की ध्वनि वॉइस को मेल की वॉइस से अलग करता है। तो पहला ऑप्शन है पिच, जिसको तारत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रबलता, जिसको लाउडनेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी गुणवत्ता, टिम्बर, जबकि ऑप्शन नंबर डी नन। तो सही आंसर होगा पिच, तारत्व।
तो स्त्री की आवाज़ का तारत्व जो होता है वो उच्च होता है। जो फीमेल वॉइस का जो तारत्व होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। और यही क्या करता है, तारत्व ही जो है ये फीमेल के वॉइस को और मेल के वॉइस को अलग करता है, डिफर करता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी विस्तार, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी तीव्रता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का, आवृत्ति। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और इससे पहले के भी वीडियो को देखिए, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।